अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, कैसे हैं आप सारे लोग। आज बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, ये चैप्टर का टॉपिक है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से छोटे छोटे से पार्ट्स आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं विद एग्जांपल्स। तो मैं जरा आज रिकॉर्डिंग के साथ थोड़ी सी स्पीड के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप जो है वो स्पीड को कोप अप करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारा कोर्स अपने टाइम पर खत्म हो सके। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो इंटरएक्शन इन इकोसिस्टम है, बेसिकली दिस इंटरएक्शन शोज एज द एसोसिएशन। I am going to write down the definition or description of interaction. It is the association between two different group of organization, different groups of organization। तो जब कभी भी इंटरेक्शन की बात होगी ना, तो इंटरेक्शन में हमें दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक जो है वो इंटर एक्टिविटी नजर आती है या एसोसिएशन नजर आती है, या आपस में इनका कोई आपस में रिलेशनशिप नजर आएगा। तो ये इकोसिस्टम के इंटरेक्शन कंसीडर किए जाते हैं जो कि आमतौर पर कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हो रहे होते हैं। मैं कल के लेक्चर में बता चुका था कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, कि दो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी भी इकोसिस्टम में लिविंग पार्टिसिपेंट के तौर पर रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी इंटरएक्टिविटी करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ भी अपनी इंटरएक्टिविटी करेंगे, तो वो कहलाता है कि वो कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। तो पहला इंटरेक्शन जो हमने पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं पैरासिटिज्म का। याद रखिएगा, इंटरेक्शन का नाम है पैरासिटिज्म, राइट। और इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ये एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू डिफरेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनाइजेशन। गौर से समझिएगा बेटा, वो दो ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, फॉर सॉरी इन विच वन। अब इसमें जो पहला जो है इसको नाम देते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या है आज हम पढ़ते हैं, वन गेट्स बेनिफिट्स बाय हार्मिंग बाय हार्मिंग अदर। और जो ये दूसरा वाला है इसको हम नाम देते हैं होस्ट का। तो ये बेसिकली एक एसोसिएशन है, एक इंटरेक्शन है दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम है या एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, इसको नाम देते हैं पैरासाइट। और दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसको नाम देते हैं हम होस्ट से। तो एक होस्ट पैरासाइट एसोसिएशन को नाम देते हैं बेटा पैरासिटिज्म। अब इसमें जो पैरासाइट है ये आमतौर पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसने अपने होस्ट से an organism that get shelter and food from host। एक पैरासाइट अपने होस्ट सेल से या होस्ट बॉडी से फूड लेगा, उसका प्रीपेयर फूड लेगा, याद रखिएगा उसका तैयार शुदा खाना लेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, या विटामिन की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लेगा, प्रोटीन की फॉर्म में नहीं लेगा, उसकी प्रीपेयर्ड फूड को इस्तेमाल करेगा जो उसने अपने लिए प्रोसेस की थी। और उसके अलावा उसकी बॉडी से उसने शेल्टर भी लेना है, हिफाजत भी लेनी है। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं कि ये पैरासाइट है। और जो होस्ट सेल है या होस्ट बॉडी है, इसको याद रखिएगा कि ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। और ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम होस्ट का नाम देते हैं, ये ऑर्गेनिज्म गिव्स शेल्टर एंड इट्स फूड टू पैरासाइट।
सही है बेटा। अब आपको कोई एक एग्जाम्पल बतानी होगी इस डेफिनेशन के बाद। पैरासाइट क्या है, होस्ट क्या है, ये आप अपनी समझ के लिए रखिएगा। एग्जामिनर को पता है पैरासाइट क्या है और होस्ट भी क्या है। अब आपने एक एग्जाम्पल बतानी है, एग्जाम्पल कोट करनी है एक पैरासाइट या होस्ट की। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ प्लाज्मोडियम, एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, और ये ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया कॉज करता है। तो इसका जो होस्ट है, इस होस्ट का नाम जो है वो ह्यूमन है। और इसका दूसरा होस्ट जो है वो है हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है बेटा, तो ये इसके दो होस्ट हैं, एक इंसान होस्ट है, दूसरा मॉस्किटो होस्ट है, और पैरासाइट खुद जो है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब डेफिनेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम है इसने ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन के हीमोग्लोबिन को लेना है, आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन को लेना है, और रिजल्ट में ये ह्यूमन को एक बीमारी मुहैया करेगा जिसका नाम जो है वो हम नाम देते हैं मलेरिया का। तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मोडियम टेक्स फूड फ्रॉम ह्यूमन सेल्स, यानी कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। तो ह्यूमन के ये आरबीसी से अपनी न्यूट्रिशन लेगा इस फॉर्म में कि इसने इस रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन को अपनी न्यूट्रिशन के लिए लेना है। हीमोग्लोबिन खत्म करेगा, हीमोग्लोबिन के खत्म होने से इंसानों में रेड ब्लड सेल की शॉर्टेज होती है, उन्हें बुखार होता है, खून की कमी हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर्दी लगने लग जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, और नॉर्मली जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है, कड़वा जो है वो मुंह हो जाएगा। ये सारी कंडीशन जो है वो इस प्लाज्मोडियम से होने वाली इस डिसऑर्डर से हैं, जिसको मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, मलेरिया का। तो ह्यूमन एंड प्लाज्मोडियम आर दी इन एसोसिएशन, जिसको नाम देते हैं हम पैरासिटिज्म एसोसिएशन का। इसमें पैरासाइट का साइज हमेशा छोटा होगा। तो ये जो पैरासाइट्स हैं बेटा ये होंगे स्मॉलर, बहुत छोटे छोटे से हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक हैं। और जो होस्ट का साइज है इसको इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बिगर होता है। तो इंसान का साइज प्लाज्मोडियम के साइज से बहुत बड़ा है। प्लाज्मोडियम हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, इंसान जो है वो माइक्रोस्कोप देख रहा होता है। तो आपने ये बेसिकली पॉइंट आपका इस तरह से जो है वो मेंशन करके एग्जामिनर को एक आंसर में जवाब जो है वो दे देना है। दूसरी जो टाइप की एसोसिएशन है जो कि पैरासाइट से मिलती जुलती है, इसको नाम देते हैं प्रीडेशन। इट इज कॉल्ड प्रीडेशन। प्रीडेशन भी एक एसोसिएशन है बेटा, प्रीडेशन, मैं एसोसिएशन का नाम लिख रहा हूं बेटा। और ये प्रीडेशन प्रीडेशन एसोसिएशन है एंड प्रे एंड प्रेडेटर के दरमियान। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जरा गौर से समझिएगा। जो प्रीडेटर है वो है मारने वाला, और प्रे है मरने वाला। तो ये जो प्रीडेटर प्रे एसोसिएशन है इसको नाम देते हैं प्रीडेशन का। इसकी एग्जाम्पल में अगर किसी को कुछ याद हो तो शेयर कर ले। मैं जरा आपके सामने बता देता हूं कि जो लॉइन है, और लॉइन के साथ हम एक छोटा सा एक जो है वो काव लगा देते हैं, तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है ये प्रीडेटर प्रे का रिलेशन हो जाता है। दोनों ऑर्गेनिज्म में एक खास जंग हो रही है, और वो है बचाव की जंग। काव ने अपनी जिंदगी बचानी है, लाइन ने भी अपनी जिंदगी बचानी है। लाइन ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए काव को खाना है, और काव को अपनी जिंदगी बचाने के लिए लॉइन से बचना है। इसमें से जो जीतेगा वो सरवाइव करेगा, जो हारेगा उसकी मौत नसीब में आ जाती है। ये एक दफा में नहीं होगा बेटा, ये पूरी स्टोरी, लाइफ की स्टोरी की बात कर रहा हूं। अगर किसी लाइन ने अपनी जिंदगी में कोई शिकारी नहीं पकड़ा तो फिर वो मर जाएगा भूख से। और अगर कोई काव अपने आप को बचा पाती है तो फिर वो अगले अगले जो है वो दिन के लिए जिंदा रहेगी, और फिर नई जिंदगी में नए दिन में उसके साथ नया कंपटीशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब ख्याल रखना है बेटा कि प्रे जो है वो एक ही वक्त में मरेगा, और यहाँ पर ऊपर जो प्लाज्मोडियम के साथ होस्ट है ये भी मरेगा। ये लेकिन ये मरेगा बहुत टाइम के बाद। जब ये मरेगा तो पैरासाइट भी मर जाएगा। और जब होस्ट, सॉरी, प्रेडिटर और प्रे में अगर प्रे मरेगा तो प्रेडिटर जिंदा रहेगा, प्रे जिंदा रहेगा तो प्रेडिटर मर जाएगा। तो आपने इनके दरमियान ये इंटरेक्शन को जहन में रख लेना है। बहुत सारी एग्जाम्पल बेटा आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। मसलन फ्रॉग जो है वो एक प्रीडेटर है, और फ्रॉग जो खा रहा है वो खा रहा है इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स क्या कहलाएंगे, फ्रॉग के बेटा प्रे कहलाते हैं। इन दोनों की रिलेशन को नाम देंगे कि ये प्रेडिटर है। बड़ा कौन है, फ्रॉग या इंसेक्ट? क्या लगता है ना सर? दोनों में से बड़ा कौन है? ये
बड़ा इसमें जो है वो फ्रॉग है, इंसेक्ट छोटा है, तो जो प्रेडिटर होते हैं वो साइज में बड़े और प्रे आमतौर पर साइज में छोटे होते हैं। पैरासिटिज्म में पैरासाइट साइज में छोटे और उसके होस्ट जो है वो साइज में बड़े होते हैं। इसको बेटा आपने जहन में रखना है कि ये एसोसिएशन ऐसे ही नहीं चल रही, कुदरत ने इनको चलाने के लिए पूरा एक सेटअप बना के रखा है, और ये सेटअप लाइफ में इनकी जो जिंदगी है इसमें इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तीसरी जो एसोसिएशन है वो इन दोनों से ज्यादा मजेदार है, और इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है बेटा, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन दी टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने पहली डेफिनेशन लिख दी है, इसी में रद्दो बदल कीजिएगा, आपको अगली डेफिनेशन खुद ब खुद जो है वो लिखने में आ जाएगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन सिम्बायोन्स सिम्बायोन्स एंड होस्ट। अगेन यहां पर होस्ट आ गया, और पैरासाइट की जगह पर मैंने यहां लिखा है सिम्बायोन्स। The symbiotic association is an association between two group of organism in which both organism gets benefit from one and each other। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो सिम्बायोटिक है, ये सिम्बायोटिक में बोथ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म both group of organisms get mutual benefit। तो यहां पर बेटा जो फायदा हो रहा है ना, वो फायदा जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब ये है कि दोनों ने, यानी कि होस्ट ने और सिम्बायोन्ट्स ने अपने अपने तौर पर अपने अपने मतलब का बेनिफिट या अपना जो है वो प्रॉफिट हासिल कर लेना है। ठीक है बेटा, अब आपने ख्याल रखना है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसका कोई एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर कहेगा कि कोट करके बताएं कि क्या एग्जाम्पल है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया हैं, दीज बैक्टीरिया, इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो एनवायरमेंटल एयर में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट कंपाउंड्स के अंदर। तो अगर नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में फ्री गैस है, ये नाइट्रेट यानी कि NO-3 में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को का नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने जो लिग्यूम्स प्लांट्स हैं, इन लिग्यूम्स प्लांट्स की रूट में जाकर अपनी कॉलोनीज बनानी होती हैं, जिनको नाम देते हैं नोड्यूल्स। ठीक है बेटा, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं। एक प्लांट है जिसका नाम है लिग्यूमिनस प्लांट, इसको मैं आसान कर देता हूं, इसको हम आमतौर पर कहते हैं पी प्लांट। ठीक है, जो भी प्लांट पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं ना, दालें प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि ये लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं। ये प्लांट बना रहा हूं बेटा, ये प्लांट बनाया, इस प्लांट के साथ ये सॉइल का एरिया आ गया, सॉइल के नीचे रूट्स बनी हुई है इस तरह से, और सॉइल के ऊपर ये प्लांट का लीफी पोर्शन मौजूद है। होगा ये कि इस लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में बैक्टीरिया की इस तरह की छोटी छोटी सी कॉलोनीज बनी हुई होंगी, माइक्रोस्कोपिक कॉलोनीज होंगी, याद रखिएगा। ये मैं बैक्टीरियल कॉलोनी बना रहा हूँ रेनबो कलर के डॉट्स के साथ। ये जो कॉलोनी है जो रूट्स के साथ बेटा यहाँ मौजूद है, इस कॉलोनी को नाम देते हैं कि ये इसकी बैक्टीरिया की जो है वो कॉलोनी है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक्टीरियल बैक्टीरियल कॉलोनीज। ठीक है बेटा, और इनको हम नाम देते हैं कि ये इन्होंने बनाया है नोड्यूल्स को। ये जो नोड्यूल्स हैं बैक्टीरियल कॉलोनी के, ये हवा में आने वाली जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को अपने सेलुलर प्रोसेस में लेकर जाते हैं और इसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं NO-3 यानी के नाइट्रेट आयंस के अंदर। गौर से समझिएगा बेटा बात को, ये नाइट्रेट्स आयन जो है ये प्लांट ने इन्हें करना है एब्जॉर्ब, और जब प्लांट इन्हें एब्जॉर्ब करेगा ना, तो एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट ने इससे बनाने हैं अपने लिए अमीनो एसिड्स को, और फिर ये अमीनो एसिड प्लांट आगे जाकर कन्वर्ट करेगा अपने प्रोटीन्स में। अब मैं अपनी बात को बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन की एग्जाम्पल है बैक्टीरियम, और ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं।
ये लिग्यूम्स प्लांट्स की रूट के साथ एक खास किस्म की फॉर्मेशन करेंगे जिसको नाम देते हैं निड्यूल्स। ये मैंने रेनबो कलर के डॉट्स निड्यूल्स बनाए हैं। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया फिक्स करेगा, कैप्चर करेगा नाइट्रेट में। नाइट्रेट प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब करेगा। नाइट्रेट ने जब प्लांट से रूट को एब्जॉर्ब किया तो फिर ये नाइट्रेट कन्वर्ट होगी अमीनो एसिड्स में। कैसे कन्वर्ट होगी ये हमने नहीं बताना। अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गई है, अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे और ये प्रोटीन प्लांट ने अपने सीड के साथ स्टोर करके रख देने हैं। तो अगर हम मटर खाते हैं, अगर हम चने की दाल खाते हैं, अगर हम मूंग की दाल खाते हैं, अगर हम जो है कोई भी पल्सेस यूज करते हैं, तो हर किस्म के इन लिग्यूम्स प्लांट के अंदर इन पल्सेस में हमें प्रोटीन का एक सोर्स मिल जाता है। तो ये जो प्रोटीन हम खा रहे हैं, ये प्रोटीन बेसिकली हमें मिल रहा है प्लांट से। और प्लांट को ये प्रोटीन जो दे रहा है वो बैक्टीरिया दे रहा है। जवाब में प्लांट ने कुछ ना कुछ इससे लेना है। प्लांट्स ने जब इससे अपनी न्यूट्रिशन ले ली तो ये बैक्टीरिया प्लांट से लेगा ग्लूकोज, ताकि ये अपनी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है वो भी इससे प्रॉपरली तौर पर वो अपनी परफॉर्म करता रहे। तो मैं यहाँ पर दोनों की चीजें लिख देता हूं कि प्लांट ने जो लिया, प्लांट ने लिया नाइट्रेट, ठीक है। और बैक्टीरिया ने क्या लिया, बैक्टीरिया ने जवाब में इससे बैक्टीरिया ने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को वो करेगा रेस्पायर। जब ग्लूकोज रेस्पायर होगा तो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन से मिलेगी बैक्टीरिया को एनर्जी। ये एनर्जी बैक्टीरिया प्लांट्स को नाइट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को नाम देते हैं एक रिलेशन, जिसका नाम है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की जो है वो हेल्प करते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, हम कहते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन रही है। एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ बेटा यहाँ कोट कर दी है। दो तीन चार एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगी, उन्हें आपने देखना है, पढ़ना है। मैं यहाँ लिख देता हूं, आप उसकी डिटेल जो है वो चाहे तो पढ़ लीजिएगा। मसलन जो इंटेस्टिन है, इंसानों की नहीं, ये जो इंटेस्टिन है ऑफ हर्बीवोरा, ठीक है, हर्बीवोरा, वो एनिमल जो घास खाते हैं, इनकी इंटेस्टिन में मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इन इंटेस्टिन के अंदर सेल्यूलोज जो आता है, क्योंकि हर्बीवोरा सेल्यूलोज जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके घास में सेल्यूलोज बहुत होती है। इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरियल एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। दैट बैक्टीरियल एंजाइम इज नोन एज दी सेल्यूलेज। तो बैक्टीरियल, यहां पर मैं लिख रहा हूं बैक्टीरियल एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम मैं यहां पर नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसका नाम है CELLULASE। प्लांट जो खाए जाते हैं हर्बीवोरा के जरिए, हर्बीवोरा इन्हें खा लेता है। مثلا काऊ ने खा लिया, बफेलो ने खा लिया, हॉर्स ने खा लिया, डंकी ने खा लिया, कैमिल ने खा लिया, एलिफेंट ने खा लिया, घास खा लिया, पत्ते खा लिए। अब इसे हजम नहीं कर सकते, हजम करने के लिए इन्हें चाहिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुदरती तौर पर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये बैक्टीरिया सेल्यूलेज रिलीज करते हैं। सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है कुछ बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा, कुछ एनिमल इस्तेमाल करेगा। एनिमल जो है वो जवाब में बैक्टीरिया को अपने एलिमेंट्री कैनाल में शेल्टर दे रहा है, बैक्टीरिया जवाब में एनिमल को ग्लूकोज दे रहे हैं। दोनों मिल बांटकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कि ये इनके दरमियान एक एसोसिएशन बन गई और इसका नाम है सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन में अगर कोई एक मर गया तो दूसरा खुद ब खुद मर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जैसा कि हमारी हिस्टोरिकल जो भी कहानियां हैं उनमें लैला मजनू के बगैर और शीरीन फरहाद के बगैर और इसके अलावा बहुत सारे एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, तो वो इसी तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ जिंदा नहीं रह पाते हैं। आखिरी एसोसिएशन है बेटा, इसका नाम है ग्रेजिंग।
इस एसोसिएशन का नाम है बेटा ग्रेजिंग। और आपको ग्रेजिंग से कुछ याद आएगा, वो यही है कि जानवर घास खाते हैं, इसको कहते हैं। अच्छा बेटा, कहाँ से मिस हुआ है जरा बताइएगा, क्योंकि मेरी इंटरनेट की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी। कोई बच्चा बता दे कहाँ से हम जो है वो मिस कर गए हो आप। जी बेटा। जी, कोई बच्चा बताएगा कि कहाँ तक हम जो है वो पहुंचे थे, ताकि आपकी मिसिंग ना हो सके। तो मैं यहाँ पर बता रहा था बेटा, ग्रेजिंग इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और ये टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं? ये हैं हर्बीवोरा, घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो है वो खुद है ग्रास। ठीक है जी। तो ग्रास, या हम इसको प्लांट का जो है वो लीव्स भी कह सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, इसको कहते हैं ग्रेजिंग। इस ग्रेजिंग में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा, बल्कि कर क्या रहे हैं, ये किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल के दरमियान जो पॉपुलेशन है उसकी मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं। तो ग्रेजिंग है एसोसिएशन बिटवीन हर्बीवोरा एंड प्लांट्स, इसको हम नाम देते हैं ग्रेजिंग। हर्बीवोरा ने प्लांट या ग्रास की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करना है, और ये ग्रास ने हर्बीवोरा को फूड सप्लाई का काम करना है। दोनों एक दूसरे को जो है वो इस तरह से चलाते हैं। इस एसोसिएशन को नाम दे देते हैं ग्रेजिंग का। अब आपने यहाँ पर जो नाम लिखना है एग्जाम्पल के तौर पर, वो किसी भी हर्बीवोरस एनिमल का नाम लिख सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ लिखा काऊ, और काऊ के साथ दिख गया ग्रास। तो जो रिलेशन है काऊ का और ग्रास का, इसको हम नाम देते हैं ग्रेजिंग। सही है बेटा, जो रिलेशन होगा काऊ का और ग्रास का, इसको नाम देंगे ग्रेजिंग। और इस ग्रेसिंग में काऊ ने ग्रास की पॉपुलेशन को ओवर क्राउड होने से बचाना है, ताकि पॉपुलेशन ग्रास की अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो आपस में कॉम्पीट करना शुरू करेंगे, और फिर ग्रास जो है वो जगह ना मिलने की वजह से खत्म होना शुरू हो सकती है। तो ग्रास खाई जाएगी, उसकी जगह पर नई ग्रास उगेगी, फिर ग्रास खाई जाएगी, उसकी जगह पर नई ग्रास उगेगी। इस तरह से ग्रेजिंग किसी भी इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है बच्चे। अब मैं यहाँ पर इस एसोसिएशन में आपको मैं तीनों चारों एसोसिएशन बता चुका हूँ। छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपने याद रखने। एग्जामिनर नई बात करेगा। सर। जी बेटा कहिए। सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बीच में से मैं मिस हुआ था। आपने जो है वो बता दिया, बहुत अच्छी बात की है। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, कहाँ गई वो स्क्रीन। स्क्रीन मुझे ऐसे नहीं मिल रही, यहाँ से मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन जो है वो शो कर रहा हूँ। राइट, तो ये स्क्रीन आपके स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ गई है। तो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ कि ये जो चार एसोसिएशन हैं, इसमें एग्जामिनर ने आपसे कोई नई स्टोरी सुनाकर आपसे जो है वो पूछना है। इस स्टोरी का आपने बेटा ख्याल रखना है। मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी इस टॉपिक को रैप अप करना शुरू करता हूँ। हमारे पास जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं ना, इन तमाम वेस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उनके अराउंड जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फंगस, वो ग्रो करती है, ताकि सरफेस एरिया जो है वो रूट का बढ़ा सके। फंगस जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, और वो प्लांट को सप्लाई कर देती है। प्लांट इसको रिटर्न में ग्लूकोज दे देता है। इस रिलेशन को क्या नाम देंगे? पैरासिटिज्म कहेंगे, ग्रेजिंग कहेंगे, सिम्बायोटिक कहेंगे, या इसको जो है प्रेडिशन का नाम देंगे? जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा बता दे, जल्दी से ओरल बता दे ताकि मैं आगे चल सकूं। एक प्लांट अपने रूट सिस्टम के साथ बैक्टीरियम की कॉलोनीज को रखती है। बैक्टीरियम कॉलोनीज सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं,
ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिटर्न में इन प्लांट्स को सॉरी प्लांट्स रिटर्न में इन बैक्टीरियम को फूड सप्लाई करते हैं। एसोसिएशन का नाम बताइए क्या है? जल्दी से बताओ बेटा। तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं बेटा। एक प्लांट अपने रूट सिस्टम के साथ फंगस को कैरी करता है। फंगस उसके रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। फंगस की वजह से रूट सिस्टम सॉइल से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूट लेगा और ये फिर सप्लाई करता है प्लांट को उसके लीफ तक। लीफ रिटर्न में प्लांट्स को प्रोवाइड कर सॉरी लीफ रिटर्न में फंगस को प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ग्लूकोज और अमीनो एसिड। एसोसिएशन का नाम बताएं। ग्रेजिंग है, सिम्बायोटिक है, पैरासिटिज्म है या फिर प्रेडिशन है? अरे भाई इसे खामोश बैठे रहोगे तो फिर मजा कैसे आएगा बताओ। मेरी आवाज आ रही है या मैं ऐसे अपने आप से बातें कर रहा हूँ? मैंने बोला थोड़ा क्लियर हो रहा है कि आप ऑप्शन बोला। हाँ भाई, आपकी आवाज भी स्लो आ रही है। मैं अपनी आवाज को देखता हूँ, 98% आ रही है मेरी आवाज को। बताइए मुझे बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? किसी बच्चे को कुछ अरे बात हाँ हमजा बताओ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये जो एसोसिएशन मैंने आपके सामने नरेट की 2 से 3 दफा, इसका यस इसका यस नाम सर, बताएं क्या है? ठीक है। ऑप्शन जो आपने दिया वो थोड़ा दोबारा बोला मैं तो। बता देता हूँ, पूरी कहानी दोबारा सुना देता हूँ। एक प्लांट नहीं नहीं। अपने रूट सिस्टम के साथ फंगस को कैरी करता है। फंगस रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। फंगस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को यानी कि सॉल्ट्स एंड आयंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये सॉल्ट्स एंड आयंस रूट से जाइलम वेसल्स के थ्रू प्लांट के लीफ तक पहुंचते हैं। लीफ बाद में फूड बनाता है, फूड सप्लाई देता है फंगस को। अब एसोसिएशन का नाम बताएं। ग्रेजिंग है, सिम्बायोटिक है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है? शाबाश। सिम्बायोटिक है। हाँ सिम्बायोटिक है। क्यों सिम्बायोटिक है? जी जी बेटा, क्यों सिम्बायोटिक है? अब्दुल अजीज आप बताइए क्यों सिम्बायोटिक है? देखिए क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ नहीं हुआ। मैं रेडियो की तरह बजता रहूंगा तो टॉपिक तो पूरा हो जाएगा, फिर हम वहीं खड़े हुए होंगे जैसे टॉपिक से पहले खड़े हुए थे। भाई सिम्बायोटिक इसलिए है कि फंगस ने प्लांट को सॉल्ट एंड आयन सप्लाई कर दिए और प्लांट्स ने फंगस को फूड सप्लाई कर दिया। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहला रही है। सही है बेटा। मेरी बॉडी में एक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया जिसका नाम था, सपोज करते हैं खुदा ना खास्ता, एबोला वायरस। एबोला वायरस आने के बाद उसने मुझे जो है वो मार दिया। अब बताएं रिलेशनशिप क्या है? जी सर अच्छा। वो पैरासाइट वाला है। ये पैरासिटिज्म वाला है क्योंकि जो वायरस था वो पैरासाइट था, मैं उसका होस्ट था। वो मेरी बॉडी में आया, उसने मेरी बॉडी से एंजॉय किया, उसने मेरी बॉडी को बीमार किया और मेरी जो है वो यहाँ से इस दुनिया से रुखसती हो गई। तो हम कहेंगे कि ये पैरासिटिज्म है। मेरे मरने के बाद उस वायरस का क्या होगा? वो जिंदा रहेगा या वो भी खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा ना। मैंने पूरा बताया था आपको कि अगर पैरासाइट और होस्ट के दरमियान रिलेशनशिप है, होस्ट की मौत का मतलब है पैरासाइट की मौत जो है वो हो जाना। आगे मैं नया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, और ये नया टॉपिक भी बहुत ज्यादा एग्जामिनर में फूड जो है वो शो करता है। टॉपिक का नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। टॉपिक का नाम है फूड पायरेमिड का। ठीक है, तो पहले तो फूड पायरेमिड को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पायरेमिड है क्या। पायरेमिड हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है कि इट इज अ डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। कल आपने फूड चेन पढ़ी थी। इस फूड चेन की जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसको हम नाम देते हैं कि ये एक पिरामिड है। ठीक है बेटे। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, कल मैंने क्योंकि जो क्लास ली थी वो मीट पे ले ली थी, क्योंकि आपकी क्लास से पहले जितनी भी क्लासेस चल रही थी वो सारी मीट पे चल रही थी। तो आपको भी मैंने मीट का लिंक भेजा था, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है और सारा दिन मैं जो है वो मसरूफ रहा हूँ।
जब भी मुझे मौका मिलेगा बेटा, ये कल वाली रिकॉर्डिंग उधार है मेरी तरफ से, मैं आपको जो है ये आपका रिटर्न कर दूंगा। फूड पिरामिड को जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो फूड पिरामिड को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, यानी कि ये 3 मेथड्स के जरिए या 3 टाइप्स के जरिए हम फूड पिरामिड्स बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप का जो पिरामिड है उसको कहते हैं एनर्जी पिरामिड, ठीक है। दूसरी टाइप का जो पिरामिड होता है बेटा, इसको कहते हैं पिरामिड जो है वो बायोमास का। और तीसरी तरह का जो पिरामिड होता है वो पिरामिड कहलाता है नंबर पिरामिड। तो पहले तो आपने इनके नाम याद रख लेने, मैंने शो कर दिए, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड और नंबर पिरामिड। कोई भी फूड चेन एग्जामिनर आपको देगा, उस फूड चेन को आप पढ़ेंगे, उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे और फिर उसको आपको कहेगा कि अब इसका पिरामिड बनाकर दिखाओ, तो अब आप पिरामिड बनाकर दिखाएंगे। आंखें बंद करके किसी भी फूड चेन का जब पिरामिड बनाए ना, तो आंखें बंद कर लीजिएगा और आंखें बंद करके आपने पिरामिड ड्रॉ करना है एनर्जी का। सबसे पहला जो पिरामिड का स्लैब होगा, वो स्लैब आपने इस तरह से सबसे बड़ा बना देना है, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जो सेकंड स्लैब आप बनाएंगे, वो सेकंड स्लैब पहले स्लैब से थोड़ा सा साइज में छोटा बनेगा। फिर जो थर्ड स्लैब बनाने जाएंगे, ये थर्ड स्लैब इस सेकंड स्लैब से थोड़ा सा छोटा बनेगा। इसकी आप जो विड्थ है वो छोटी करेंगे, इसकी हाइट को छोटा नहीं कीजिएगा। और जो आखिरी वाला पिरामिड है, यानी कि अगर वो मौजूद है तो वो इससे भी ज्यादा छोटा बनेगा। ये हमारा पिरामिड बन गया, जिसको नाम देते हैं एनर्जी पिरामिड। कोई भी फूड चेन लिखी हुई है, आपने आंखें बंद करके ऐसा पिरामिड बना देना है जो एनर्जी पिरामिड बन गया। अब जरा अगला बात सुनिएगा, इस पिरामिड में जो बेस है, इस बेस को कहेंगे प्रोड्यूसर, यानी कि उस चेन में जो भी प्लांट का नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं प्रोड्यूसर लिख रहा हूं, आपने नाम लिखना है। दूसरा जो है वो आप लिखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, आपने प्राइमरी कंज्यूमर नहीं लिखना, आपने उस एनिमल का नाम लिखना है जो कि प्लांट खा रहा था। दूसरा आप लिखेंगे वो एनिमल जो कि उस प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा था, इसको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और आखिर में आप लिखेंगे टर्शरी कंज्यूमर। मैं अपनी बात को बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं और इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आखिर में जो आएगा बेटा, वो आएगा इसका टर्शरी कंज्यूमर। अब मैं छोटी सी एक फूड चेन बनाकर इसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा बेटा। मैंने सबसे पहले नाम लिखा ग्रास का। अब ग्रास जो है वो इस फूड चेन का पहला जो है वो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कहलाएगा प्रोड्यूसर। ग्रास को खाने वाला जो था उसका नाम था ग्रास होपर, तो जो ग्रास होपर है वो कहलाएगा ग्रास होपर। ये ग्रास होपर कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये ग्रास खा रहा है। ग्रास खाने वाले कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा ये ग्रास होपर है। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर है। ग्रास होपर को खाने वाले सांप जो थे वो थे फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। और फ्रॉग को खाने वाला जो था वो स्नेक था, तो स्नेक को हम कहेंगे कि ये फाइनल कंज्यूमर है। तो मैंने इन्हें एक बाय स्टेप लिख दिया है। सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रास के पास है, ग्रास की एनर्जी शिफ्ट होगी ग्रास होपर को, ग्रास होपर से एनर्जी शिफ्ट होगी फ्रॉग को, फ्रॉग से एनर्जी शिफ्ट होगी स्नेक को। हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रास, यहाँ लिखेंगे ग्रास होपर, तीसरे पे लिखेंगे फ्रॉग और चौथे पे लिखेंगे स्नेक। मैंने लिखा है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है बेटा। दूसरा जो पिरामिड है, इसी फूड चेन का हम बायोमास पिरामिड बनाते हैं। बायोमास पिरामिड बनाते हुए आपने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सोचना है क्या करना चाहिए। अब एक इकोसिस्टम में जो ग्रास है ना बेटा, वो ग्रास बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होगी, तो उस ग्रास का जो वेट होगा, उस ग्रास का जो वजन होगा, वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। उस पर पाए जाने वाले जो ग्रास ऊपर हैं, वो जो है वो 500, 700, 800, 1000, 1200 हो सकते हैं। जितने भी हों उनका वजन कुछ बहुत ज्यादा नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसकी जो बार है उसकी विड्थ छोटी बना देंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको सही तरह से नजर आ सके। अब जो दूसरा है वो मैंने ग्रास ऊपर के लिए जो बार बनाया बेटा, इसकी हमने हाइट उतनी ही रखनी है लेकिन इसकी विड्थ छोटी कर दी है। अब इस ग्रास ऊपर को खाने वाले फ्रॉग हैं जो कि तादाद में जितने भी हों ग्रास ऊपर से ज्यादा हो सकते हैं अपने वजन के लिहाज से। तो यहाँ पर हमने
ग्रास होपर के बाद जो फ्रॉग का जो हमने बार बनाना है वो प्लांट से तो छोटा होगा, लेकिन वो इस ग्रास होपर से जो है वो वजन में ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा चौड़ा बनेगा। और फिर इसके बाद स्नेक साहब मौजूद हैं। स्नेक अगर दो भी है ना तो भी वो जो है वो फ्रॉग से ज्यादा वजनी हो जाएंगे। तो इसीलिए स्नेक भाई का जो वजन बनेगा हमारे पास वो उस हिसाब से फ्रॉग से छोटा हो, सॉरी फ्रॉग से बड़ा होगा और प्लांट से छोटा होगा। और इसे अब इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। मैं नीचे वाले को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से शो कर देता हूँ, क्योंकि शायद ये कलर इतना ज्यादा वाजे नहीं हो रहा, तो मैं इसकी थोड़ी सी कलर स्कीम चेंज कर देता हूँ। तो मैंने नीचे जो प्लांट के नीचे, तो सबसे नीचे जो मैंने डेवलप किया पिक्चर, ये मैं आपके सामने दोबारा से डेवलप कर रहा हूँ। इसकी वेट सबसे ज्यादा रखी गई है क्योंकि इसका वजन सबसे ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर ये पिरामिड बना दिया है, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। इस पिरामिड में सीक्वेंस आगे पीछे हो रही है, तो आपने ख्याल रखना है कि आप सोचिएगा कि एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसमें ऑर्गेनिज्म की एक्सपेक्टेड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से उनका मास क्या बनेगा और उसका वजन किस तरह से बन जाएगा। ओके, ये थोड़ी सी आपको जो है वो बात क्लियर हो रही होगी। नंबर पिरामिड पर आता हूं। नंबर आपने सोचने हैं। अब ग्रास जो है ना बेटा, नंबर पिरामिड में देखते हैं तो ग्रास जो है वो एक छोटे से लीफ के साथ एसोसिएट है, इसके नंबर भी बहुत ज्यादा होंगे। इसके मुकाबले में जो ग्रास ऊपर हैं उनकी तादाद कम होगी, लेकिन वजन के मुकाबले में ये ज्यादा होंगे। फ्रॉग के नंबर जो है बेटा वो कम होते हैं, तो फ्रॉग का नंबर कम है तो फ्रॉग को हम छोटा बना देते हैं। स्नेक के नंबर भी कम है तो स्नेक को भी हम छोटा सा बना देते हैं। ये बन गया हमारा नंबर पिरामिड। तो ये बेटा तीनों टाइप के पिरामिड मैंने एक फूड चेन के साथ लेकर आपके सामने शो कर दिए हैं। लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि ये वाजे हो जाए। ये मैंने एक पिरामिड बनाया है, इसकी प्रैक्टिसिंग की जरूरत है। बुक खोलिएगा, बुक में पिरामिड नजर आएंगे, उनको पढ़िएगा। कोई बात समझ में ना आए तो बात पूछिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कल दोपहर तक आपकी इसकी वर्कशीट भेज सकूं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक को कवर जो है वो कर रही होगी। मेरा आज का काम यहाँ तक खत्म हो रहा है। किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी हो तो मुझसे बात जरूर पूछ सकता है। जी बेटा, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, आप चाहें